मॉडल मॉडल आंसर दे दिए हैं। तुम वहां पे कांटेक्ट कर लो, मैं बीच में नहीं हूं, तुमको बोलूं सीधे सीधे वहां दे दिया। हम बोल देंगे आज अपलोड करा देंगे। चलो रेडी रेडी। ये क्लियर? ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान रखना, इथिक्स का जो पहला टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी चलता रहेगा। इथिक्स का पहला टॉपिक है नीति शास्त्र का सार तत्व। तो उसमें हम लोगों ने देखा मूल्य सबसे प्रधान भूमिका में है। इसके साथ साथ हम लोग कर्तव्य बोध को बोल सकते हैं और विवेकशीलता के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि नीति शास्त्र के लिए आवश्यक है। यह पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट जिसमें भी हम लोग विवेचना कर रहे हैं वह है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मॉरलिटी। इसमें हमने कहा कि कई चीजों की चर्चा कर चुके हैं। जैसे कानून निर्धारक है, कानून डिसाइड करता है कौन सा कर्म उचित कौन सा कर्म अनुचित। कई बार समाज डिसाइड करता है, निर्धारित करता है। समाज निर्धारक है, बताता है ये कर्म करना है ये कर्म नहीं करना है। कई बार लोग धर्म को मानते हैं, रिलीजन को मानते हैं कि यही डिसाइड करेगा। आज एक बड़ा वर्ग, जैसे आपको देखो, जैसे बोको हराम है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, धार्मिक संगठन हैं जो ये कहते हैं कि किसी खास धर्म के अनुसार ही कर्म आपको करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि धर्म किसी खास रिलीजन के धर्म ग्रंथ के अनुसार काम करोगे तो कर्म आपका अच्छा है, उसके विपरीत काम कर रहे हो तो आपका कर्म अनुचित है, दंड मिलेगा। तो ये एक नई उभरती हुई प्रवृत्ति है। अभी हाल फिलहाल में खलीफा शासन की भी बात कई जगहों पे उठी है, यानी रिलीजन के अनुसार ही डिसाइड किया जाना चाहिए कौन सा कर्म करना है कौन सा कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना, सबकी कुछ ना कुछ कमियां हैं। इसके अलावा जो सबसे एक महत्वपूर्ण निर्धारक परिणाम है, ये सामान्यतः दैनिक जीवन में हम इसी को मानते हैं। आपने कोई कर्म किया तो कर्म उचित है कि अनुचित है ये कैसे पता चलेगा? तो उचित अनुचित का निर्धारण एक ग्रुप कहेगा कानून ही डिसाइड करेगा, एक ग्रुप कह सकता है कि नहीं समाज निर्धारक है, एक दूसरा ग्रुप कह सकता है या धार्मिक व्यक्ति बोल सकता है कि रिलीजन को डिसाइड करने दो, बताए या रिलीजन की कौन सा कर्म करना है कौन सा कर्म नहीं करना है। ये सामान्यतः हम जब किसी कर्म को उचित या अनुचित, सही या गलत के रूप में बताते हैं तो हम इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करते हैं रिजल्ट का। आपने कोई कर्म किया और परिणाम बहुत ही खराब रहा, हम कहेंगे आपने कर्म ठीक से नहीं किया, अनुचित काम है। और रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो कहते हैं कर्म उचित है। आज का समाज परिणाम को ही देखता है। आप बहुत सज्जन टाइप के आदमी हो, बहुत चरित्रवान हो, बहुत सत्यवादी हो, सब कुछ ठीक है, बट अगर आप परिणाम नहीं दिखाते हो, रिजल्ट नहीं दिखाते हो, समाज आपके ऊपर कटाक्ष करेगा, जीने नहीं देगा। समाज कठिनाई पैदा करेगा क्योंकि आप परिणाम नहीं दिखा पाए, रिजल्ट नहीं दिखा पाए, एक नंबर से फेल हो जाओ, समाज कहेगा कि जरूर कुछ ना कुछ गलत करता होगा। ये स्थिति है आज की, परिणाम। और अगर आप किसी भी तरीके से रिजल्ट आपने दिखा दिया, परिणाम अच्छा आ गया, पास हो गए, सफल हो गए, पोस्ट कुछ मिल गया, भले ही किसी भी तरीके से पोस्ट मिल जाए, अंततः रिजल्ट अच्छा आ गया ना, रिजल्ट अच्छा आ गया, इसका मतलब आप बहुत चरित्रवान आदमी हो, आप बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत सज्जन आदमी हो, आपके पास कतार लग जाएगी लोगों की, फूल माला पहनाने वालों की, क्योंकि आपने रिजल्ट दिखा दिया ना, आप सफल हो गए ना, आपका तमगा लग गया कि आप फलाने पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हो गए हो। तो लोग परिणाम दिखाने के लिए गलत सलत कुछ भी उपाय लगाते हैं कि रिजल्ट दिख जाए, पास होने के लिए या कोई नौकरी पाने के लिए मिल गया, इसका मतलब परिणाम बहुत अच्छा रहा। और ये बहुत हद तक मान लिया जाता है कि अंत भला तो सब भला। अगर अंत भला है, अंत ठीक है, तो आप गलत भी कुछ किए हो सब भी ठीक है। अंत भला तो सब भला।
आपने गलत उलट जो भी गलती की है वो सब माफ हो गया, क्योंकि अंत तो ठीक हो गया ना। आपने रिजल्ट तो दे दिया ना, आप पास तो हो गए, भले चोरी ही क्यों ना करना पड़े, कुछ करप्ट डीड्स का ही आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया। आज का समाज परिणाम उन्मुखी समाज है, वो रिजल्ट देखता है, आदमी नहीं देखता, आदमी का कैरेक्टर नहीं देखता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में भ्रष्ट हैं परंतु रिजल्ट दिखा देते हैं। लोग वहां पे शादी का, विवाह का प्रस्ताव लेकर उमड़ पड़ते हैं, और कोई एक नंबर से फेल हो जाए, बहुत अच्छा व्यक्ति हो, बहुत सज्जन टाइप का हो, कोई पूछता नहीं है, क्योंकि फेल हुआ है, रिजल्ट ठीक नहीं है। तो परिणाम भी एक महत्वपूर्ण आधार निर्धारक है। हम परिणाम के आधार पर निर्धारित करते हैं कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। अब इसकी आलोचना लिख लो, क्योंकि जब पूछेगा कि आप परिणाम को हम नैतिकता का निर्धारक माने, तो वहां पे आएगा समीक्षात्मक विवेचन करें। तो आप बताओगे कि कई बार परिणाम अच्छा होता है, परिणाम अच्छा होगा, फिर भी हम कर्म को कहेंगे कर्म अनुचित था, कर्म अनुचित, आपने जो कर्म किया वो अनुचित है, और उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा निकल गया। जैसे मान लो, संदर्भ को देखना, जैसे मान लो किसी को आपने हिट करने के लिए, मारने के उद्देश्य से 5 का सिक्का उसकी तरफ फेंका जोर से कि इसको चोट लग जाए 5 के सिक्के से, और पता चलता है कि सामने वाले ने 5 के सिक्के से उसको चोट नहीं लगी, वो जाके उससे भरपेट खाना खा ले। कई सारी सरकारें दावा करती हैं कि 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। तो परिणाम क्या निकला उस सिक्के का, 5 के सिक्के का परिणाम क्या निकला कि उसको भरपेट खाना मिल गया। परंतु आपका सिक्का फेंकना अनुचित काम है, वो गलत काम था, इंटेंशन आपका ठीक नहीं था। आप तो सिक्का फेंक के उसको मारना चाह रहे थे, परंतु रिजल्ट अच्छा निकल गया, उसको चोट नहीं लगी, बजाय कि भरपेट खाना खा लिया। तो कई बार परिणाम अच्छा होते भी कर्म अनुचित हो सकता है, खराब हो सकता है, गलत हो सकता है। मारने के उद्देश्य से आपने फेंका था, कर्म अनुचित है, रिजल्ट मगर अच्छा हो गया। तो ध्यान देना, हमेशा हम लोग परिणाम को निर्धारक नहीं मानेंगे। कई ग्रुप कहता है परिणाम को ही देखो, रिजल्ट अच्छा इसका मतलब कर्म अच्छा। हम आलोचना करते वक्त कहेंगे कि कई बार परिणाम अच्छा होते हुए भी हम कर्म को अनुचित कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल के साथ लिख दोगे। और दूसरी स्थिति, कई बार परिणाम खराब रहता है, परिणाम बुरा हो गया, और फिर भी हम कर्म को कहेंगे, जो कर्म किया गया है, जो क्रियाकलाप कि उचित कर्म है, अच्छा कर्म है, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। क्लियर है सब? सारे लोग बोल लो साउंड क्लियर है। फिर से दिक्कत है क्या साउंड को लेकर? एक बार बोले सारे लोग साउंड ठीक है, एक बार बोल दें सारे लोग इज इट क्लियर, साउंड क्लियर है। वेरी गुड, यस क्लियर है। थोड़ा गौर से सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, थॉट वाला पेपर है ये। और जिंदगी में ज्यादातर लोगों ने इथिक्स कभी पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा बारीकियों से परिचित होने का प्रयास करना। जैसे हम ऐसा एग्जाम्पल दे सकते, और ऐसा संभव है नया सवाल पूछ दे कि परिणाम खराब हो रहा है, रिजल्ट खराब है, रिजल्ट बुरा हो रहा है, फिर भी हम कर्म को कहेंगे कर्म तो बहुत अच्छा है, कर्म उचित, परिणाम बुरा। एग्जाम्पल से स्पष्ट करो। जैसे मान लो कोई रोगी आया हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने खूब प्रयास किया, अथक प्रयास किया, अपना बेस्ट एफर्ट किया, फिर भी रोगी की मृत्यु हो जाए। कई बार होता है। हॉस्पिटल जाने का मतलब यह नहीं कि रोगी बचना तय है। कई बार रोगी की स्थिति क्रिटिकल रहती है, डॉक्टर खूब मेहनत करता है, फिर भी बचा नहीं पाता है। तो मान लो डॉक्टर ने खूब अच्छा काम किया, अथक प्रयास किया, खूब प्रयास किया, परंतु फिर भी रोगी को बचा नहीं पाया, रोगी की मृत्यु हो गई। इसका मतलब रिजल्ट क्या निकल गया? बुरा। रिजल्ट तो खराब निकल गया। तो क्या आप डॉक्टर के कर्म को अनुचित कहोगे? आप डॉक्टर के कर्म की प्रशंसा करोगे, जितना हद तक उसने प्रयास करना था, बचाने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि रिजल्ट खराब हुआ तो आप कहोगे नहीं डॉक्टर ने कर्म ठीक से नहीं किया, इसको दंडित करते हैं। ऐसा नहीं है।
हम डॉक्टर की प्रशंसा करेंगे कि जितना प्रयास था सब किया उसने। डॉक्टर का कर्म उचित माना जाएगा, भले ही रिजल्ट खराब निकल जाए। ध्यान रखना, इस पैटर्न का आईएएस में सवाल बन चुका है, तो आपको सतर्क रहना। अगर नया सवाल मिल जाए, क्या परिणाम नैतिकता का निर्धारक है, तो शुरुआत में ओवरऑल बताओगे कि परिणाम अगर उचित अच्छा रहता है तो कर्म अच्छा, ये बहुत बड़ा ग्रुप मानता है। परिणाम बुरा तो कर्म बुरा। जैसे सुखवाद, उपयोगितावाद। उपयोगितावाद कहता है जिस कर्म से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले, ऐसा रिजल्ट आए, वो कर्म अच्छा। जो इस पे प्रहार करे वो कर्म बुरा। ध्यान रखना। और जो मैं बातें बता रहा हूं सब प्रिंटेड नोट्स में थोड़ा और विस्तार के साथ उपलब्ध रहेंगी। वो सब मिलना आज से ही शुरू हो जाएगा। आज मैं अपलोड करा रहा हूं, आप लोग उसको उसको डाउनलोड कर लेना आप, तो पीडीएफ फॉर्म में आज से मिलना शुरू हो जाएगा। शाम तक आपको चीजें आ जाएंगी नेट पे, आपके जो चैनल पे जो है। तो ध्यान देना, कई बार परिणाम खराब रहता है फिर भी हम कर्म को अच्छा कहेंगे। जैसे डॉक्टर द्वारा अथक प्रयास किए जाने के बावजूद भी रोगी की मृत्यु हो जाना, रोगी मर गया, फिर भी हम डॉक्टर के कर्म को अच्छा कहेंगे। तो देखो, परिणाम बुरा हो रहा है फिर भी कर्म उचित है, यानी हम केवल परिणाम के आधार पर डिसाइड नहीं करेंगे। कई बार परिणाम अच्छा होता है फिर भी हम कर्म को खराब कहते हैं, और कई बार परिणाम बुरा होता है फिर भी हम कर्म को कहते हैं कर्म अच्छा है। और दोनों एग्जाम्पल मैंने दे दिया। आगे बढ़ के अगर देखोगे तो यहां गीता से दिखा सकते हो, गीता से एक आलोचना निकाल दोगे परिणाम की। गीता कहती है कर्म करो, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम पे मत ध्यान दो। परिणाम का मतलब फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। ये एक नई आलोचना हो जाएगी, बढ़िया आलोचना होगी। यानी परिणाम को ध्यान में रखकर मत डिसाइड करो, आप फोकस करो कि अच्छे से कर्म करें। तो अगर हम हमेशा परिणाम की खोज करते रहेंगे तो कठिनाई आएगी, गीता के विपरीत चला जाएगा। इज इट क्लियर? एक बार बोल लो, साउंड अभी भी दिक्कत है क्या? साउंड क्लियर है? व्हाट इज सेड इन गीता? फोकस योरसेल्फ ऑन योर एक्शन। आप कॉन्सिक्वेंसेस पे, रिजल्ट पे, फ्रूट्स पे मत दो। गीता की फिर गीता जो है निष्काम कर्म की बात करती है। निष्काम कर्म, कर्म करो, परिणाम या फल की चिंता मत करो। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड डिसइंटरेस्टेड एक्शन। डिसइंटरेस्टेड, नेवर राइट डिजायरलेस एक्शन, नेवर राइट डिजायरलेस एक्शन। कई किताबों में डिजायरलेस एक्शन लिखा हुआ है, इच्छा रहित कर्म मत लिखो, कभी भी कट करके किनारे कर दो। हमेशा लिखो डिसइंटरेस्टेड, अनासक्त कर्म कहो। निष्काम कर्म अनासक्त कर्म है, ये इच्छा रहित कर्म नहीं है। कुछ किताबों में गलत लिखा हुआ, उसको किनारे करो। लिखने से क्या मतलब है? किताब में छपने का मतलब सही होना तय है क्या? लिखने वाला कौन है? इज इट क्लियर? बिल्कुल। जय हिंद। कई सारे लोग जय हिंद बोलते हैं, तो ठीक है, जय हिंद। बाद में ज्वाइन किए हो अभी लगता है। क्लियर? ध्यान देना। तो गीता कहती है, एक जो हम लोगों ने देखा था परिणाम को, परिणाम नैतिकता का निर्धारक है। गीता कहती है परिणाम को मत देखो। किसको देखो? कर्म को देखो। क्योंकि हमारे अधिकार में कर्म है, हमारे अधिकार में कर्म करना है। परिणाम या रिजल्ट, फल हमारे हाथ में नहीं है। फल तो ईश्वर के हाथ में है। फल देने वाला ईश्वर है, परिणाम देने वाला या फल देने वाला ईश्वर है। हमारे हाथ में कर्म है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो और दिन भर फल की चिंता करो, परिणाम की, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, और दिन भर नंबर जोड़ते रहो कि फर्स्ट पेपर में 110, सेकंड पेपर में 90, थर्ड पेपर में 80, फोर्थ पेपर में 130, निबंध में 145, ऑप्शनल में इतना नंबर। खूब फल की चिंता करो और फिर चादर तान के सो लो कि आईएएस बन गए हो। तो कई लोग फल की चिंता खूब करते हैं, ये उनके हाथ में है नहीं। तो जब परिणाम आपके हाथ में नहीं है, तो जो आपके अधिकार क्षेत्र में, वो तो कर्म करना है। खूब अच्छे से पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब डिस्कशन करो, समय की बर्बादी मत करो, अच्छे लोगों का सानिध्य रखो, सामीप्य रखो,
और इतना अच्छा कर्म कर दोगे तो रिजल्ट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ईश्वर बैठा हुआ है और ईश्वर न्यायी है, अन्याय कर नहीं सकता है। मेहनत करोगे तो फल देगा ही देगा, ईश्वर देगा ही देगा। गलत कर्म करोगे गलत फल देगा, और अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम देगा। तो फिर परिणाम को लेकर क्यों परेशान हो, कर्म करो ना, ऐसी गीता कहती है। तो एक महत्वपूर्ण आलोचना यह आती है कि हमें परिणाम पे बल न देकर कर्म पर बल देना चाहिए। कर्म हमारे अधिकार में है, अगर अच्छा कर्म कर देंगे तो अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर बैठा हुआ है, ऐसा गीता मानती है। और विश्व के अनेक धर्मों में टॉप लेवल पे जो ईश्वर बैठा हुआ है वही हमें हमारे कर्मों का फल देता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही रिजल्ट वो देगा। कौन? ईश्वर। तो ध्यान रखना, हमेशा परिणाम को नैतिकता का निर्धारक नहीं माना जा सकता। आलोचना में यह भी बात आ जाती है। क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? कर्म ही पूजा है, पूजा ही कर्म है। खूब लिखो, कर्म और पूजा दोनों लिखते रहो। बोलता है कर्म ही पूजा है, तो अच्छी बात है, उसको ध्यान दो। केवल लिखो मत, बल्कि ध्यान भी दो कि कर्म ही पूजा है। तो कर्म पे ध्यान दो, दिन भर फल की चिंता मत करो। कर्म आपके अधिकार क्षेत्र में है, उसको लेकर आगे बढ़ो। ठीक है? तो इस पाठ से भी आलोचना कर सकते हो आप। ये परिणामवाद की कुछ आलोचनाएं हैं, और विस्तार जो है ना, कई सारी चीजों को बहुत अतिरिक्त विस्तार के साथ वो हमारे प्रिंटेड नोट्स में उपलब्ध रहेगा। और ध्यान देना, जब हम भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो गीता को देखेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 में पढ़ना क्या है देख लो आप। टॉपिक नंबर 5 में है भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान। भारत और विश्व के दार्शनिक, तो जब भारत के दार्शनिक पढ़ोगे तो भारत के दार्शनिकों पर वेद का प्रभाव है, गीता का प्रभाव है, उपनिषदों का प्रभाव है। तो वहां संक्षेप में हम वेद, उपनिषद और गीता को भी देखेंगे, क्योंकि जितने इंडियन फिलोसोफर्स हैं उन पे कुछ ना कुछ प्रभाव गीता का, उपनिषद का, वेद का भी है। तो संक्षेप में हम लोग वेद, उपनिषद, गीता भी देख लेंगे जब टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे। तो वहां गीता पे थोड़ी चर्चा कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोल लो सारे लोग। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थे, ध्यान देना, एक सवाल है, उस सवाल को मैं दिखाता हूं, इसके उत्तर पे अभी जाते हैं अभी हम लोग, और फिर हम लोग एक साधन साध्य वाले डिबेट पे जाएंगे। एक बात नोट कर लोगे, जैसे मान लो ये सवाल पूछा, खुले दिमाग से चर्चा करना। जब मैं सवाल की चर्चा करूं तो आप एकदम खुल के उसमें भाग लेना, अपना भी दिमाग दौड़ाना कि आपका क्या उसमें अप्रोच डेवलप हो रहा है। सवाल है, सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या आप सहमत हैं? मास लेवल पे लोगों ने लिखा हां सहमत है, हां यस, पहले लाइन में लिख दिया हां या यस आई एम एग्री विथ इट। तो मान लो इतना सवाल इसने पूछा और उसका उत्तर कितने लाइन में लिखा आपने? एक लाइन में, हां मैं सहमत हूं, मामला खत्म। इतना ही उत्तर थोड़ी होगा। हमको लगता है आप किताबों को भी देखना, जो ग्रंथ पब्लिश हो, तो मैं तो किताबों के जो, क्योंकि पुराने जमाने, पुराने जो टीचर्स थे, पुराने जो शिक्षक थे, वो जब लिखते थे तो एक मेहनत करके, वर्क करके, बड़ी गंभीरता से सोच के लिखते थे। उनका स्तर बड़ा ऊंचा था। अब तो कट पेस्ट करो, इधर से कट, उधर से कट, अपना कोई थॉट नहीं है, किताब लिख दो। आज की डेट में किताब लिखना बाएं हाथ का गेम हो गया है। पब्लिश कर दो, तो हम उनकी बात को थोड़ी मान लेंगे। आपको लगता है आप मान सकते हो, आपने ज्यादा उसको अभी पढ़ा नहीं है। मैं तो देखते ही पहले गलती काटूंगा कि इसमें कहां कहां गलत इसने लिखा है, और लिखने वाला है कौन, उसका बैकग्राउंड देखो पहले, किस पृष्ठभूमि से आगे किताब लिख रहा है। 20 किताब है, ज्यादातर किताबों में इसको गलत दिशा में लिखा गया है। मॉडल आंसर लोगों ने लिख रखा है, गलत दिशा में लिखा है। मेरे पढ़ाने के बाद जाके गलत काटना उनकी किताबों को।
सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। क्या आप सहमत हैं? सारे लोग बोलो। हम लोग सारे लोग मानव हैं और सवाल पूछा, सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। क्या आप सहमत हो? सारे लोग बोलो। सारे मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। मैं मॉडल आंसर दे दूंगा, पहले आप चर्चा करो, पहले खुले दिमाग से चर्चा करो, उसके बाद आपका मैं उत्तर दे दूंगा प्रिंटिंग फॉर्म में। अब उससे अपने पास धारण कर लेना। अभी जितना मैं पूछ रहा हूं उतना बताओ। सब लोग यस में लिखे जा रहा है, यस 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 यस, सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। अब रुक जाओ, एक दो लोगों ने केवल लिखा है नो। सभी मानव सुख की आकांक्षा, क्या आप सहमत हैं? तो पूछा है क्या आप सहमत है, तो इसका दो उत्तर हो सकता है। या तो आप कह दो यस, या कह दो नो, या ये कह दो कि एक दृष्टिकोण से सहमत है, एक दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, या सीधे कह सकते हो हम आंशिक रूप से सहमत हैं, पूरी तरह से सहमत नहीं है। आपका एक तीसरा भी तो अप्रोच निकलता है कि आप सहमत हैं। मान लो कोई चीज अगर पूछा जाए तो ये कोई जरूरी है कि 100% आप सहमति ही जताओ। बोलो कुछ सीमा तक मैं सहमत हूं, ये भी तो एक अप्रोच होगा। थर्ड स्टैंड भी बनता है, ध्यान रखना। देखो कोई पूछ दे क्या भारत एक शक्तिशाली देश है पूरी तरीके से, तब न तो डिनाई करेंगे न तो कहेंगे कि नहीं है ये यस ये पूरी तरह से शक्तिशाली है, या ऐसा कर दो कि नहीं है। हम बोलें कि है, परंतु ऐसा भी नहीं कि सर्व शक्तिशाली है, पथ पे चल रहा है। ये ध्यान रखना कि आप पूरी तरह से सहमत हो इससे, तो हम इससे सहमति जताते वक्त सीधे यस और नो में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? मैं आपसे सारे लोगों से पूछूं, एक बार जवाब देना। आप अपने जीवन में सुख खोजते हो, ये आलोचना है, आप सुख खोजते हो कि सुखद वस्तु खोजते हो? आप किसकी तलाश करते हो? लिखा हुआ है सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। तो आप सुख की आकांक्षा करते हो या फिर आप सुखद वस्तु की आकांक्षा करते हो? सारे लोग बताओ, आप सुख चाहते हो कि सुखद वस्तु चाहते हो? लिखकर बताओ जरा। लिख रहा है एक, लिख रहा है दोनों चाहते हैं। ठीक है, होशियार है, सुखद वस्तु। ध्यान देना, अधिकांश लोग सुख नहीं चाहते हैं। उनका उद्देश्य सुख की आकांक्षा नहीं, वो सुखद वस्तु चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि हमारे पास एक मकान हो जाए, उन इच्छा करते हैं मकान की, कार हो जाए, 4 व्हीलर हो जाए, वो बाइक मिल जाए बहुत अच्छी सी, बोलो अच्छा मोबाइल मिल जाए। अब उनको लगता है कि वो सुखद वस्तु की, और वो मानते हैं कि अगर ये वस्तु मिल जाएगी तो सुख मिलेगा, कि मोबाइल आ गया तो मेरा सुख मिलेगा। वो चाहता किस चीज को है? ज्यादातर लोग सुख की खोज नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर लोग सुखद वस्तु के लिए प्रयत्नशील हैं, जिसको मान लेता है कि अगर वस्तु मिल गई तो निस्संदेह मुझे सुख मिलेगा। तो ये जो लिखा हुआ है कि सभी व्यक्ति सुख की आकांक्षा करते हैं, इसको हम 100% सीधे सही कैसे मान लें? कुछ लोग सुख की आकांक्षा करते हैं। व्हाट डज, अच्छा, ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस। कई बार हम जैसे आप कई लोगों को देखोगे बैठ के पार्क में आनंद ले रहे हैं, मानसिक सुख ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं। अब वो किसी वस्तु की चाहत नहीं कर रहे हैं, वो मानसिक सुख की तलाश में पर्वतों में भटक रहे हैं, कहीं बैठ के आराम से सुबह सुबह फ्रेश एयर को लेते हुए अपने को सुख पा रहे हैं, वो सुख मिलता है उनको। तो समाज में कई लोग सुख की आकांक्षा करते हो, परंतु अधिकांश लोग सुख की आकांक्षा नहीं करते, सुखद वस्तु की आकांक्षा करते हैं। ये ध्यान रखना। क्लियर? मैं पूछूं क्या चाहिए तो बोलोगे एक मोबाइल अच्छा सा मिल जाए हाथ में। अगर नॉर्मल मिल जाएगा तो फिर लगेगा कि नहीं एप्पल वाला मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है, उससे ज्यादा सुख मिलेगा। कार मिल जाए, बाइक मिल जाए, मकान हो जाए तो थोड़ा रिसोर्ट बन जाए तो और 2-4 प्रॉपर्टी बन जाए। हमेशा आदमी इसी टाइप की चीजों में संलग्न है, यही वो चाहता है। ध्यान रखना, अच्छी जगह शादी विवाह हो जाए, शादी होने के बाद सुख मिलेगा, इस टाइप की उसकी भावना रहती है। बोलो ये नो, सारे लोग बोल लो। तो सुखद वस्तु, और वो मान लेता है कि अगर वो वस्तु मिल गई, मान लो मोबाइल मिल गया तो उसके बाद सुख जरूर मिलेगा। तो वो सुख का संबंध सुखद वस्तु से जोड़ लेता है।
परंतु ध्यान रखना, अगर आपके आसपास खूब सुखद वस्तुएं मिल जाए, आपको मोबाइल मिल जाए, कार मिल जाए, मकान मिल जाए, घड़ी मिल जाए, सारी चीजें मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सुखी रहो। बहुत लोगों के पास ये सारी चीजें भरी हुई हैं, उनके जीवन में सुख की कमी है, मानसिक सुख की कमी है, भटकता रहता है सब कुछ, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं, 10-20 टाइप के मकान हैं, 4-5 टाइप की गाड़ियां लगी हुई हैं, अब पता लगे रात को ठीक से नींद नहीं आती, सुख नहीं है। तो भौतिक वस्तुओं और सुख में सीधा साक्षात अनिवार्य संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी भौतिक वस्तुएं आपके पास हो, फ्रिज हो, मकान हो, तो निस्संदेह आप सुखी होगे ही होगे, ये गारंटी नहीं है। अमेरिका विकसित देश है, ध्यान देना, संपन्नता है, 1/3 आदमी मेंटल प्रॉब्लम का शिकार है। मेंटल प्रॉब्लम वर्ल्ड में सबसे अधिक अभी दवाएं, मानसिक दवाएं वहीं बिक रही हैं, अमेरिका में ज्यादा डिमांड है, 1/3 के आसपास प्रॉब्लम है। और सारी भौतिक वस्तुएं तो हैं ही उनके पास, बढ़िया सा कीमती कार है, मकान, गाड़ी है, और तमाम चीजें उनके पास, घर भी है, फ्रिज भी बड़ा इलीट टाइप का है, परंतु शांति, सुख, आनंद नहीं है उनके पास। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, मुकेश अंबानी सुख से जीते हैं, अच्छी बात है, तुम भी मुकेश अंबानी बन जाओ। मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे, इसको याद आ रहे हैं मुकेश अंबानी, तो अच्छी बात है, मुकेश अंबानी के बारे में सोचो और फिर उसी टाइप से तुम भी सुख प्राप्त करना। पढ़ा रहे हैं आईएएस के लिए, तो जा रहा है मुकेश अंबानी पे, कितना तेज है ये। पढ़ते वक्त इसको मुकेश अंबानी देख रहा होगा अभी, रिलायंस का कई चीजें। लिखना क्या ये देखो ना, सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। आप बोल सकते हो हम अंशतः सहमत है, अंशतः सहमत नहीं है, क्लियर, ऐसा बोल सकते हो, इस बोल के आगे बोल सकते हो। सेकंड पार्ट है, क्यों? क्योंकि अधिकांश, ये कहना कि सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं। कई लोग, अधिकांश लोग सुख की आकांक्षा नहीं करते, बल्कि सुखद वस्तु की आकांक्षा करते हैं, और उनको यह मानते हैं कि सुखद वस्तु मिलेगी तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा ज्यादातर लोगों का भाव होता है। कुछ लोग वास्तव में सुख की आकांक्षा करते हैं, चाहते हैं जीवन में सुख मिले, फिर वो नाना प्रकार का यत्न, प्रयत्न, प्रयास करते हैं। ध्यान देना, क्लियर? पूछा गया है आपके लिए सुख का मतलब क्या है, बोलो आप। कुछ लोग लिख के बताओ आपके लिए सुख का मतलब क्या है। इसका मैं मॉडल आंसर दे दूंगा, ध्यान रखना, इसका उत्तर मिल जाएगा। हम मानसिक सुख है, ओके, वेरी गुड। आपके लिए सुख का मतलब क्या है? 10 नंबर का सवाल है, 150 वर्ड्स में लिखना है। आपके लिए सुख का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट आपको 4-5 लाइन लिखना ही लिखना है आपको। इसमें 5 लाइन जाएगा इस पे। आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है सुख का, बताओ। मानसिक सुख, मानसिक सुख, सबने मानसिक सुख लिख दिया। अरे मानसिक सुख अच्छी बात है, बट इतना ही लिख के छोड़ दोगे क्या? सुख को आप व्यापकता प्रदान करोगे उसमें। जैसे उपयोगितावादी बोलते हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। गांधी कहेंगे सर्वोदय, जिस कर्म से सबका हित होता हो, सबका उदय हो, वही सुख चाहिए। कैसा सुख चाहिए? व्यक्तिगत सुख की समष्टिगत सुख? हम लोग समाज के सार्वजनिक सुख की प्राप्ति हो। तो लिख लो क्या क्या हो सकता है। आपके लिए सुख का मतलब क्या है? तो क्या क्या लिख सकते हो? आप बोल सकते हो, आप इसमें बोल सकते हो कि सुख के जितने प्रकार हैं उन सारे प्रकारों को ले सकते हो। अब मानसिक सुख को शारीरिक सुख पे वरीयता दोगे तो लिख लो और बातें जो सामान्य बातों से ऊपर है, नोट करोगे। अच्छी जीवन शैली सुख है, नोट करोगे। अच्छी जीवन शैली सुख है, अच्छी जीवन शैली। नेक्स्ट, आप बोल सकते हो कि मैं आत्मिक सुख को वरीयता दूंगा। आत्मिक सुख, कौन सा सुख? आत्मिक सुख, जिससे आत्मा तृप्त हो जाए। जो शारीरिक सुख होता है ना, ध्यान रखना, शारीरिक सुख ये क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। ये जो सुख होगा उसकी तुलना में परमानेंट होगा। आत्मिक सुख, आत्मिक सुख के बदले आप सुख शब्द का मत प्रयोग करो, आनंद शब्द का प्रयोग करो। यहां पे इन्होंने हैप्पीनेस शब्द का प्रयोग किया है, प्लेजर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हैप्पीनेस,
हैप्पीनेस को आनंद से जोड़ते हैं और सुख को प्लेजर से जोड़ते हैं। हम शारीरिक सुख की बात करेंगे, आत्मिक आनंद की बात करेंगे। आनंद ज्यादा दीर्घकालिक होता है, सुख क्षणिक होता है। सिनेमा देखने का सुख मिलता है, ये ध्यान देना। शारीरिक सुख की बात करते हैं हम और आत्मिक आनंद की बात करते हैं। आनंद का क्षेत्र ज्यादा विस्तारित है, ध्यान रखना, दीर्घकालिक है, लंबे समय तक रह सकता है। तो हम आत्मिक सुख को वरीयता देंगे। नोट कर लोगे, नोट कर लोगे। सुशासन सुख है, अगर सुशासन हो रहा है तो सुख है, नोट करोगे। एक अच्छी जीवन शैली सुख है, सुशासन सुख है। सामाजिक पूंजी का होना सुख है, एक नया संदर्भ डाल दोगे। सामाजिक पूंजी का होना सुख है। ये सुख है कि आपके संबंध बड़े अच्छे हैं, आपकी एक अच्छी जीवन शैली है, ये सुख है, नोट करोगे। सामाजिक पूंजी का दूसरों की सेवा सुख है, दरिद्र की सेवा सुख है, नोट कर लोगे। दूसरों की सेवा सुख है। कई बार दूसरों की मदद करने में जो आनंद आता है ना, आप जीवन में कभी अकेले बैठे हो अगर, और उस घटनाक्रम को याद करो जो आपने किसी दूसरे की मदद की हो, उस समय को याद करो जब आपने किसी की जान बचाई हो, उस मोमेंट को याद करो जब आपने किसी को ब्लड देकर उसकी रक्षा की हो, या किसी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया हो, उसने आपको 10 आशीर्वाद दिया हो। जब जब उसको सोचोगे ना, तब तब आपके भीतर आएगा कि धरती पर मेरा भी अस्तित्व है। आपको अपने ऊपर गौरव बोध होगा कि मैंने भी कुछ अच्छा काम किया है। ये ध्यान रखना, हम अच्छे कार्यों का सुख बार बार लेते हैं। और आपने कभी किसी के पैसे को इधर से उधर कर दिया हो, सोचना भी पसंद नहीं करोगे, क्योंकि जब सोचोगे भीतर से ग्लानि होगी, कहते उस दिन मैंने उसके साथ गलत किया था। ये ध्यान रखना, हम अच्छे कार्यों का सुख बारंबार लेते हैं। जब याद करोगे तब, कि किसी गरीब को भोजन खिलाया हो, भोजन एकदम भूख से व्याकुल हो, और आपने उसको खाना खिला दिया, उसके चेहरे पे जो संतुष्टि आई होगी, जब जब याद करोगे तब तब आपको भीतर से सुख मिलेगा। और किसी के साथ अन्याय किया हो, किसी गरीब को आपने लताड़ा हो, उसकी शोषण किया हो ना, जब सोचोगे अंदर से आत्मा धिक्कार देगी, गलत किया था तुमने। ये ध्यान रखना, वो आत्मिक सुख की बात है, आत्मिक सुख। गांधी जी कहते हैं, जब गांधी से पूछा जाता है आपके अनुसार सुख का क्या अर्थ है, कहते हैं अंतःकरण से युक्त सुख, प्लेजर विथ कॉन्शियंस। अंतःकरण से युक्त सुख, इसको पॉइंट को लिखो ना, एक्सीलेंट पॉइंट है ये। गांधी ने 7 पाप बताए थे, 7 सोशल एविल्स, उसमें से एक पाप था अंतःकरण से रहित सुख। हम उसको उलट के कह देंगे अंतःकरण से युक्त सुख, प्लेजर विथ कॉन्शियंस, मतलब अंतरात्मा से युक्त सुख। आप देखो जीवन में कई लोग ऐसे सुख की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, ऐसा सुख चाहते हैं जो हमारी अंतरात्मा को बुरा लगता है। जैसे किसी का आपने शोषण कर दिया, सामने वाले ने सुसाइड कर लिया, अंतरात्मा कभी नहीं कहेगी कि तुमने अच्छा काम किया है। किसी के पैसे की चोरी कर ली और सामने वाला भूखे सो गया। कोई व्यक्ति इलाज करने जा रहा है, अपने परिवार के, अपने माता पिता का लोग उसका भी पैसा झपट लेते हैं, और जाके पता चलता है कि खाने पीने में और चीजों में उड़ा देंगे। उनकी अंतरात्मा कभी उनको शांति से रहने नहीं देगी पूरे जीवन में, कठिनाई उसको होनी तय है। ये दिमाग में रख लेना, क्योंकि आप अपनी अंतःकरण के साथ ही तो घूमते हो। और वैसा व्यक्ति इसीलिए जब भी होश में रहता है बेहोश होने का प्रयास करता, पैग लगाएगा, वो नशा करेगा, क्योंकि नॉर्मल स्थिति हुई तो उसकी अंतरात्मा उसको परेशान कर देगी। अंतःकरण से युक्त हम ऐसा काम करें, ऐसा सुख चाहिए जो हमारी अंतःकरण आत्मा भी सपोर्ट करे, और नहीं तो पाप होगा। वो अंतःकरण विहीन सुख जो होगा ना, वो पाप होगा। 7 पाप में से एक पाप है अंतःकरण विहीन सुख, मतलब ऐसा सुख जिसको अंतःकरण सपोर्ट नहीं करता हो। तो हम उसको बदल के पलट के बोलेंगे, आपके अनुसार सुख का मतलब क्या है? बोलो ऐसा सुख चाहेंगे जो हमारी अंतरात्मा भी सपोर्ट करे। ये एक्सीलेंट पॉइंट है, ध्यान देना।
आप बुद्धिज्म की बात ले सकते हो, आपके अनुसार सुख का आशय क्या है? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन का सुख, बहुजन का हित और बहुजन का सुख। बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को कहते थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विचरण करो। तो आप भी लिख सकते हो सुख का आशय बहुजन सुखाय है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। इसी में बहुजन समाज पार्टी बन गई थी, बुद्ध के उपदेश से खींच लो। ऐसी बातें हम लोग ला सकते हैं। क्लियर? बोलो। दूसरों की सेवा सुख है, अंतःकरण से युक्त सुख है। और आप ये भी बता सकते हो, ध्यान देना, आपके लिए सुख का मतलब क्या है? तो हम वैसे प्रत्येक कर्म को हम कह सकते हैं सुखदायी है जो हम स्वयं के प्रति दूसरों से अपेक्षा करते हैं। हम गलत कर्मों की अपेक्षा दूसरों से कभी नहीं करते। वो जो गोल्डन रूल मैंने बताया था उसको भी आप लिख सकते हो। परोपकार सुख है, दया सुख है, प्रेम सुख है, मूल्यों के अनुसार जीवन का संपादन सुख है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है? तो हम इन चीजों को लिख सकते हैं। सुख का मतलब ये नहीं, सुख का मतलब ये भी बोल सकते हो कि हम दीर्घकालिक सुख को सपोर्ट करेंगे, तात्कालिक सुख के स्थान पर दीर्घकालिक सुख। हम शारीरिक और मानसिक के साथ साथ आत्मिक सुख को वरीयता देंगे। व्यापक कर दो। अगर बेंथम और मिल की बात लिखनी हो तो बहुजन, वो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करोगे। बुद्ध को कोट करो, गांधी को कोट करो। और अगर लिखना हो तो लिखते वक्त आप लिख दो अरस्तु के अनुसार मध्यम मार्ग का अनुसरण सुख है। पाथ बिटवीन टू एक्सट्रीम इज एक्सेप्टेड एज हैप्पीनेस। हमें दो अतियों के बीच के अनुसार चलना चाहिए, सुख है। किसके अनुसार? एरिस्टोटल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार मध्यम मार्ग का अनुसरण सुख है। आपने इस लेवल पे इस उत्तर को पहुंचा दिया है, नहीं तो सतही इसका एक्सप्लेनेशन है। ज्यादातर किताबों में इसका उत्तर गलत है। ज्यादातर किताबों में जो हमारे सामने आया है उसमें तो एक ने गलती की है, उसके पीछे पीछे 5 और लोगों ने गलती की है। तो किताब में छपने का मतलब ये जो अभी नई नई किताबें आ रही है, छपने का मतलब उसकी सत्यता स्थापित नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो। ध्यान दो, अपने सिलेबस में हिंदी अनुवाद में सुख जरूर शब्द आया है, बट अंग्रेजी में हैप्पीनेस आया है। सुख का अंग्रेजी अनुवाद प्लेजर होता है। हैप्पीनेस का अनुवाद करोगे तो हम आनंद से उसको ब्लिस, हैप्पीनेस को ब्लिस से भी जोड़ा जाता है, तो हम आनंद शब्द को भी ले सकते हैं। तो इन आपके अनुसार सुख का मतलब क्या है? मध्यम मार्ग का अनुसरण सुख है, अंतःकरण से युक्त सुखी सुख है। ये सुनो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कर सकते हो। समष्टिगत सुख की बात करोगे, व्यक्तिगत सुख के जगह पे समष्टिगत सुख को वरीयता दोगे। ये 2014 का सवाल है, 2014 का सवाल है, 10 नंबर में पूछा गया था। इसका मैं मॉडल आंसर दे दूंगा आप सारे लोगों को। क्लियर है? आगे बोलते हैं। इज इट क्लियर? सवालों का मैं डिस्कस कर रहा हूं, आईएएस का सवाल डिस्कस कर रहे हो, और वैसा सवाल जो कई जगहों पे गलत लिखा हुआ है। गलत, एक होता है कम लिखना, एक होता है गलत दिशा में लिखना। गलत दिशा में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बोलते हैं। एक लास्ट पॉइंट है, साधन साध्य विवाद। नोट करोगे, साधन साध्य विवाद। साधन साध्य विवाद ये अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ को अगर ध्यान किए हो तो लगभग प्रत्येक वर्ष इसको आप निबंध में भी लिख सकते हो, कहीं ना कहीं जरूर डालो। इतना इंपॉर्टेंट पाठ है। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? ओके। मीन्स एंड डिबेट नोट करोगे। साधन साध्य विवाद, मीन्स एंड डिबेट। साधन का मतलब होता है उपाय, तरीका, मीन्स। साध्य का मतलब हो गया उद्देश्य, लक्ष्य आप कह सकते हो, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो। साध्य, जिसकी ओर आप बढ़ रहे हो, वो साध्य है।
और साधन का मतलब उपाय, तरीका इत्यादि के रूप में आप देख सकते हो। क्लियर? तरीका या उद्देश्य। तो ध्यान देना, साधन और साध्य के संबंध के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण विचार हैं। एक विचार कार्ल मार्क्स आदि का है, कार्ल मार्क्स का है, और दूसरा गांधी आदि हैं, गांधी जैसे लोग, गांधी जैसे लोग हैं। तो सबसे पहले हम मार्क्स की बातों को देखते हैं, और भी इसमें अन्य बहुत सारे विचारक आते हैं, मार्क्स उसमें से एक है। ये ग्रुप कहता है, ये ग्रुप कहता है, ध्यान रखना इससे संबंधित सवाल बना है, आगे फिर से बन सकता है, और निबंध में भी अलग से निबंध भी आ सकता है इसको लेकर। साधन और साध्य परस्पर पूरक है निबंध, ऐसे निबंध बन रहे हैं वहां पर, ध्यान देना। फिलोसफिकल निबंध बन रहे हैं, हम एक ही नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते, लास्ट ईयर का निबंध है, 125 नंबर का निबंध है। उसके ठीक पहले हीगल का एक स्टेटमेंट आया था, जो सत्य है वो बौद्धिक है, जो बौद्धिक है वो सत्य है। सामान्य लोगों की बस की बात नहीं है कि ऐसे निबंधों की चर्चा कर दें। ध्यान रखना, निबंध आ रहे हैं, ऐसा भी बन सकता है। मार्क्स कहता है, मार्क्स का मानना है ये कि एंड जस्टिफाई द मीन्स, साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है। साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है। एंड जस्टिफाई द मीन्स, वो साधन की पवित्रता की बात नहीं करते हैं। अगर आपका उद्देश्य है लक्ष्य, और लक्ष्य प्राप्ति के क्रम में अगर गलत भी उपाय मिल रहा है, गलत भी तरीका अपना रहे हो, और उस गलत भी तरीके से यदि उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, तो मार्क्स कहेंगे ठीक है, उपाय सही है, कोई दिक्कत नहीं है। साध्य एंड जस्टिफाई द मीन्स, कोई भी साधन हो, अगर वो साधन लक्ष्य की सिद्धि में सहायक है तो फिर वो साधन सही है। ध्यान देना, मार्क्स ने साम्यवाद की प्राप्ति का लक्ष्य रखा और कहा कि अगर हिंसात्मक क्रांति भी करनी पड़े तो वो भी ठीक है। वो कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्रांति करो, इन पूंजीपतियों को उखाड़ फेंको। ये मार्क्स की बातें आ रही हैं। तो वहां हिंसा भी, साधन के रूप में हिंसा को भी जायज माना गया। जो तो हिंसा करेंगे और कहेंगे ये भी ठीक है, क्योंकि हिंसा से अपने लक्ष्य की सिद्धि हो रही है। ध्यान देना, ये साधन साध्य के और साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है। इसी में आता है अंत भला तो सब भला। अगर अंत ठीक है और उस क्रम में आपने हिंसा भी की, चोरी कुछ भी किया, वो सब सही है, क्योंकि आपको अंततः साध्य की प्राप्ति हो गई। तो एक बड़ा ग्रुप यह मानता है साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है। कुछ भी तरीका अपना लो और उस तरीके से यदि लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब वो तरीका ठीक है। साधन की पवित्रता पर बल नहीं दिया गया है। यहां पर साधन अपवित्र भी हो ना, गलत भी हो, अहिंसा भी करना हो, कर लेंगे, यदि उससे साध्य की सिद्धि हो रही है, लक्ष्य की सिद्धि हो रही है, लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, तो हम कहेंगे ये भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड में गांधी जी हैं, अपने गांधी बाबा, ये कहते हैं दोनों का पवित्र होना आवश्यक है। गांधी को ठीक से देखो, दोनों पवित्र होना चाहिए, साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता भी होनी चाहिए। शब्द की बारीकियों को ध्यान देना, दोनों पवित्र होना चाहिए, साधन और साध्य। गांधी कहते हैं दोनों पवित्र होना चाहिए, दोनों में अवयुज्य संबंध है। अवयुज्य का मतलब बोथ आर इनसेपरेबल, हम अलग अलग नहीं कर सकते। हिंदी शब्द है अवयुज्य, अवयुज्य, इनसेपरेबल, यू कांट सेपरेट मीन्स एन एंड, बोथ आर इनसेपरेबल। अकॉर्डिंग टू हुम गांधी, दोनों पवित्र होने चाहिए, ठीक है, अवयुज्य है। वो कहते हैं ये साधन जो है ये बीज के समान है, बीज, इट्स जस्ट लाइक ए सीड, और साध्य जो है वह वृक्ष के समान है, इट्स लाइक ए प्लांट और ट्री। साधन और साध्य में बीज और वृक्ष का संबंध है। ध्यान देना, स्टार दे लेना, इस पे सवाल बन सकता है नया।
इस साल कई सारे एग्जाम होंगे, यूपीपीसीएस में ये है, आईएएस का होगा ही होगा। ये सवाल कहीं ना कहीं दिखेगा, मीन्स एंड डिबेट, ध्यान देना। पीछे भी आ चुका है, फिर बन सकता है। तो गांधी कहते हैं साधन और साध्य में अवियोज्य संबंध है, अपृथक संबंध है। अपृथक का मतलब आप इसे अलग अलग नहीं कर सकते हो, दोनों पवित्र होने चाहिए। साधन बीज के समान है, थोड़ा रफ लिखते रहना, डिटेल मिल जाएगा प्रिंटेड नोट्स में। साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान है। अगर बीज में मान लो कोई दोष हो, मान लो बीज में कोई त्रुटि हो, बीज अच्छा बीज नहीं हो, तो वृक्ष अच्छा होगा क्या? अगर बीज में दोष होगा, बीज में कुछ कमी होगी, तो वह कमी वृक्ष में भी आएगी। यानी कि अगर साधन भ्रष्ट होगा तो साध्य भी भ्रष्ट, उद्देश्य भी भ्रष्ट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। If means is going to be corrupt, end will also become corrupt. Both means and ends, both are inseparable. We can't separate them. Means is like seed, end is like tree. अगर बीज में कोई दिक्कत तो वृक्ष में भी दिक्कत। इसीलिए साधन और साध्य दोनों को पवित्र होना चाहिए, दोनों को क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, खुली वाली स्थिति होनी चाहिए, दोनों पवित्र होने चाहिए। अगर बीज भ्रष्ट होगा, अगर साधन भ्रष्ट होगा, साध्य भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए देखो, जब गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, लक्ष्य अच्छा था, और जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी वो हमेशा कहते थे साधन करप्ट नहीं हो, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, साधन पवित्र होना चाहिए। असहयोग आंदोलन के क्रम में चौरा चौरी में हिंसा हो गई, चौरा चौरी में हिंसा हो गई। पुलिस थाने पे हमला करके कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया, हिंसा हो गई। तो जैसे ही हिंसा हुई, गांधी को लगा साधन करप्ट हो रहा है। उद्देश्य तो अच्छा था, परंतु उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो साधन था, उस साधन करप्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया है, हिंसा आने लगी। तुरंत उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया कि नहीं, अब असहयोग आंदोलन आगे नहीं चलेगा। लोगों ने गांधी पे खूब आक्षेप लगाया, मगर अगर पूछा जाए गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों रोका, तो बताओगे उनकी फिलॉसफी यह है कि असहयोग आंदोलन इसलिए रोका, इसलिए स्थगित किया क्योंकि साधन भ्रष्ट हो रहा था, हिंसा प्रवेश कर गई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और अगर साधन भ्रष्ट होगा, अगर साधन में कमी आ गई, तरीका अगर भ्रष्ट हो गया, तो लक्ष्य भी भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में अपृथक संबंध है। ये अगर खराब हो रहा है तो ये भी खराब होगा। इसीलिए गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। अगर इस बात को लिखोगे तो उनका फिलॉसफिकल जो एस्पेक्ट है, जो रियल कॉज है, वो स्पष्ट होगा। आप 10 कारण लिख दो असहयोग आंदोलन रोकने के, अगर ये कारण नहीं लिख रहे हो तो सबसे बड़ी कमी है, नंबर 1 पीछे लाओ। क्योंकि गांधी साध्य के साथ साथ, साध्य मतलब लक्ष्य के साथ साथ साधन की भी पवित्रता की बात करते थे। और यहां साधन हो गया, साधन में आ गई हिंसा, यानी साधन हो गया भ्रष्ट। गांधी ने कहा साधन भ्रष्ट और साध्य पे असर, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोकने का, स्थगित करने का निर्णय लिया। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? एक बार बोल लो सारे लोग, इज इट क्लियर? इतनी तेजी से आप लोगों का स्टेटमेंट आता है, पढ़ना बस की बात नहीं है, ध्यान देना। जब यस लिखते हो तो दिख भी जाता है कि थोड़ा सारे लोग यस लिख रहे हैं। लंबा चौड़ा लाइन तो इतने तेजी से ऊपर निकल जाता है, रीड भी करोगे, रीड करने से पहले विलीन हो जाता है वो जो आप लिखते हो। संदर्भ समझना चाहिए, कारण समझ में आना चाहिए, इसके पीछे की जो फिलॉसफी थी। तो मान लो अगर साधन और साध्य पे कभी सवाल आ जाए
साधन और साध्य में, तो उसमें एक पैराग्राफ गांधी को जरूर लिखो। हमें गलत उपाय से लक्ष्य की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। हमें अच्छे साधनों से, अच्छे उपायों से जीवन में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी चाहिए, ऐसा गांधी का कहना है। अगर तरीका गलत होगा तो लक्ष्य भटक जाएगा, लक्ष्य करप्ट हो जाएगा। इफ मीन्स इज गोइंग टू बी करप्ट, अल्टीमेटली फाइनली एंड विल बिकम करप्ट। इसलिए गांधी दोनों की पवित्रता, दोनों की क्लीननेस की बात करते हैं कि दोनों साफ सुथरा होना चाहिए। कौन? गांधी। और उधर में वो है कार्ल मार्क्स, कहते हैं हिंसा भी करनी पड़ेगी तो कर लो, क्योंकि लक्ष्य सिद्धि में सहायक है। तो वहां एक अलग पक्ष चल रहा है, यहां एक अलग पक्ष है। इज इट क्लियर? सारे लोग बोल लो। तो ये गांधी का ये बात, मान लो ये बन सकता है इथिक्स में, मान लो यही लाइन दे दे कि साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान है, विवेचन करें। क्योंकि इथिक्स के खंड में कई बार स्टेटमेंट आ रहा है लोगों का। गांधी के स्टेटमेंट पे अभी तक 3 से 4 बार सवाल पूछा जा चुका है। गांधी का स्टेटमेंट इन्वर्टेड कोमा में 10 नंबर का सवाल। तो एक यहां पे ये भी तो बन सकता है कि साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान है, विवेचन, गांधी का स्टेटमेंट। तो आप उसको आराम से लिख लोगे कि साधन का मतलब होता है तरीका उपाय, साध्य का मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य। गांधी के अनुसार दोनों पवित्र होने चाहिए, दोनों अव्योज्य हैं। अव्योज का मतलब बोथ आर इनसेपरेबल, बोथ आर इनसेपरेबल, अपृथक है, हम इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एक बीज है, दूसरा वृक्ष है। इस तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। दोनों पवित्र होने चाहिए। क्लियर? बोलो ये सुनो। इन चीजों को आप लेके जा सकते हो कि अगर एक में दोष होगा तो दूसरे में भी दोष हो जाएगा। और इसीलिए देखोगे कि गांधी कहते हैं कि अगर साधन के रूप में गांधी कहते हैं साधन और साध्य कि हमेशा पवित्र साधनों का प्रयोग करो। इस क्रम में वो एकादश व्रत की बात करते हैं। एकादश व्रत, एकादश का मतलब 1 और 10, 11 व्रत जिसका पालन हमें कठोरता पूर्वक करना चाहिए। व्रत का मतलब जिसका पालन हमें कठोरता पूर्वक करना चाहिए। गांधी ने एकादश व्रत की बात की है। एकादश व्रत को हमेशा रट लो, इसको समझ लो और हर एक साल इसको कहीं ना कहीं लिखो। लिख ही रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है लिखते हो कि नहीं लिखते हो। कोई वर्ष ऐसा नहीं हो सकता यूपीएससी के एग्जाम में जब एकादश व्रत में से कुछ ना कुछ चीजों को हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल ना कर दें। ये कोई जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे एकादश व्रत पूछे। आपको उसमें कही गई बातों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सी चीजें एकादश व्रत में है? सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है। ये तो 5 तो ये हो गया ब्रह्मचर्य। उसके बाद है 3 की शुरुआत अ से होगी और 3 की शुरुआत स से होगी, ध्यान देना। तो 3 अ वाला देख लो, अस्वाद है, अस्पृश्यता निवारण है, अस्पृश्यता निवारण, अनटचेबिलिटी आप बोल सकते हो। अच्छा, अस्पृश्यता निवारण। और एक है अस्वाद, अस्पृश्यता निवारण। अभय है, अभय। तो 3 अ से हो गया, 5 तो ये हो गया सत्य, हिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। उसके बाद अस्वाद, मतलब टेस्ट को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, जीवा पे कंट्रोल रखो। अस्पृश्यता निवारण, अभय। और 3 स से है स्वदेशी, शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम। और लास्ट में सर्वधर्म समभाव, समभाव, सर्वधर्म समभाव। टोटल 11। कौन सा वर्ष ऐसा नहीं जिसमें से 11 में से कुछ ना कुछ लिखो नहीं। हर एक साल जरूरी है।
आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो आपके ऊपर निर्भर है। सीधे नहीं आएगा, खोज के लिखेंगे। जैसे मान लो अगर आप भ्रष्टाचार पे लिख रहे हो, कोई भ्रष्टाचार पे सवाल आया है, वो सोशल इश्यूज में आ गया हो या कहीं और गांधी को लिख रहे हो कि गांधी कहते हैं भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करने के लिए अस्थेय और अपरिग्रह का होना आवश्यक है, तो आया है सवाल भ्रष्टाचार पे और लिख रहे हो उसमें गांधी 2 लाइन, और निकाल कहां से रहो? एकादश व्रत से 2 निकाल लो, अस्थेय और अपरिग्रह। अस्थेय का मतलब चोरी नहीं करना, बिना पूछे दूसरे की संपत्ति नहीं लेनी चाहिए, अस्थेय नॉन स्टीलिंग। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह। भ्रष्टाचार क्यों करता है आदमी? भ्रष्टाचार क्रम में चोरी भी एक आते, चोरी भी एक प्रकार का भ्रष्ट आचरण है। और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जितना चाहिए उससे ज्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं, अपरिग्रह। एक अधिकारी को उतना सरकार पैसा देती है, गाड़ी मकान सब दे देती है, आवास भी देती है, उसको कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है, उसकी जितनी आवश्यकता है सब पूरा कर देती है, फिर भी वो और अधिक संपत्ति चाहता है। कई अधिकारी चाहते, सभी नहीं चाहते कि और इकट्ठा हो जाए। इसका मतलब उनके अंदर अपरिग्रह नहीं है बल्कि परिग्रह है। परिग्रह का मतलब संपत्ति का संचय करना और अधिक से अधिक। परिणाम स्वरूप क्या करेगा? भ्रष्टाचार। तो आप भ्रष्टाचार जैसे टॉपिक में भी गांधी को 2 लाइन उठा के डाल सकते हो। आज समाज में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव आज भी गांव में है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, भेदभाव है। गांधी कहते अस्पृश्यता निवारण करो, ये रहेगा तो बेहतर होगा। आज आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, हम रक्षा क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो जाए। स्वदेशी शब्द को उठा लो, स्वदेशी, उसमें गांधी को बोलो कि गांधी भी स्वदेशी की बात करते हैं, उठाकर लिखने में क्या दिक्कत है? आत्मनिर्भर भारत, हम गांधी को उसमें जोड़ सकते हैं। गांधी तो जहां मौका मिले वहां जोड़ दो। गांधी फिट हैं, सर्वव्याप्त हैं गांधी। कोई भी सवाल ऐसा नहीं हो सकता है गांधी पे थोड़ा घुमा फिरा के 1-2 लाइन ना लिख दें। गांधी ने सब अच्छी अच्छी बातें बोल रखी हैं, गांधी को डिटेल से पढ़ेंगे। और इस पे स्टार दे लो, इस पे सवाल बन सकता है, सर्वधर्म समभाव। लिख लेना, मिलाते रहना, स्टार दे लेना। जो मैंने कह दिया उसको आप सर्व धर्म समभाव, ये होना चाहिए। आज भारत में रिलीजन के नाम पे खूब आपस में संघर्ष हो रहा है, अविश्वास बढ़ रहा है, अविश्वास परस्पर विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में। कैसे निदान होगा? सांप्रदायिकता बढ़ रही है, कट्टरता बढ़ रही है, धर्म के नाम पे वैमनस्य बढ़ रहा है, कैसे निदान होगा? गांधी सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों में सम समान भाव है। सभी धर्मों में कुछ अच्छाइयां हैं, सभी धर्मों में कुछ बुराइयां हैं। हमें दूसरे धर्म के लोगों के साथ हमें दूसरे धर्म वालों को भी सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए, परस्पर संवाद करना चाहिए, दूसरे धर्म के साथ भी सह अस्तित्व का भाव रखना चाहिए। सह अस्तित्व का मतलब तुम भी रहो हम भी रहें, साथ साथ अस्तित्व, उसका भी अस्तित्व रहे, मेरा भी रहे, सम्मान भी हो, आदर भी हो, थोड़ा बातचीत भी हो, ताकि विश्वास बना रहे। आज के डेट में क्या समस्या है? 2 धर्मों के लोगों के बीच परस्पर संवाद तक नहीं हो पाता है, आदर घट रहा है, सम्मान घट रहा है, और चाहता है कि मेरा ही अस्तित्व रहे, सामने वाले का अस्तित्व खत्म हो जाए। सह अस्तित्व का भाव, को एग्जिस्टेंस, सेंस ऑफ को एग्जिस्टेंस, ना डायलॉग है,
न म्यूचुअल रेस्पेक्ट है। म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए, ये सब पार्ट से सर्वधर्म समभाव का। और परस्पर भागीदारी हो, परस्पर सहभागिता, पार्टिसिपेशन हो। जैसे मान लो होली मिलन समारोह हो रहा है तो उसमें विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हो रहे हैं, और इफ्तार पार्टी हो रही तो उसमें भी विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हो रहे हैं। सहभागिता हो तो धर्म के नाम पर बढ़ते हुए वैमनस्य को हम रोक सकते हैं, सांप्रदायिकता को रोक सकते हैं। मान लो सवाल आ गया सांप्रदायिकता, और आपसे सवाल पूछ ले सांप्रदायिकता का निवारण कैसे हो सकता है, बताओ कि गांधी के शब्दों में हमें सांप्रदायिकता को अगर रोकना है तो क्या करोगे? सांप्रदायिकता को रोकना है तो हम सर्वधर्म समभाव की अवधारणा का वो फैलाएंगे। हमें दूसरे धर्मों को सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए, संवाद करें, सहअस्तित्व का भाव रखें, और एक दूसरे के अच्छे पर्वों में भागीदार हों, तो हमारे जीवन में कितना आनंद बढ़ जाएगा। होली के समय होली भी मना रहे हो और इफ्तार पार्टी में भी शामिल हो रहे हो, तो दोनों चीजें हों, दोनों साइड से, मतलब सभी धर्मों में ये होना चाहिए। तो जीवन में चूंकि पर्व जब आते हैं तो वो खुशी लाते हैं। पर्व खुशी और उल्लास का समय होता है, तो जीवन में बार बार उत्साह आता रहेगा, उल्लास आएगा, आनंद आएगा अगर हम परस्पर सहभागिता करें। उनके भी धर्म का आनंद ले रहे, अपने भी पर्व का आनंद ले रहे, क्या कठिनाई है? आनंद की मात्रा बढ़ जाएगी। बट व्यक्ति का संकीर्ण भाव प्रबल हो गया है, सोच सीमित हो गई है, उसको लगता है कि मेरा धर्म वर्ल्ड का सबसे अच्छा और सामने वाले का धर्म सबसे खराब, उसको रहना नहीं चाहिए धरती पे। परिणाम स्वरूप आपस में संघर्ष, वैमनस्य, कट्टरता, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिक व्यक्ति अपने धर्म की केवल अच्छाई को जानता है और दूसरे धर्म की केवल बुराई को जानता है, माइनस को जानता है, कट्टर हो जाता है। जितने ये कट्टर टाइप के लोग हैं ना, वो अपने धर्म की भी कमियों को नहीं जानते हैं और दूसरे धर्म की अच्छाई को नहीं जानते हैं, परिणाम स्वरूप कट्टर हुआ पड़ा है। गांधी कहते हैं सभी धर्मों में अच्छाई भी है, सभी धर्मों में कमी भी है, ऐसा गांधी कहते हैं। मेरिट भी है तो डिमेरिट भी है। तो हमें अपने धर्म की अच्छी बातों को एंजॉय करना चाहिए और दूसरे धर्म की भी अच्छी बातों में सम्मिलित होना चाहिए। बेहतरीन शब्द है सर्वधर्म समभाव। भारत का ऑफिशियल पोजीशन यही है, ध्यान रखना। अवसर विशेष पे देखोगे होली मिलन समारोह होता है। मुस्लिम लीडर भी होली मिलन समारोह कई बार करते हैं और हिंदू लीडर भी इफ्तार पार्टी देते हैं। इसका मतलब कौन सी अवधारणा को एक्सेप्ट कर रहे हो? सर्वधर्म समभाव। समभाव है, समान भाव है। और ये चीजें होनी, अगर ये विभिन्न धर्मों में हम इसको बढ़ावा दे दें तो सांप्रदायिकता और कट्टरता को हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सम्मान का भाव, आदर, संवाद, सहअस्तित्व और परस्पर सहभागिता, अभी यही कमी होती जा रही है समाज में। परिणाम स्वरूप कट्टरता आ रही है। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? एक बार बोल लो सारे लोग। और जैसे मैंने समझा दिया, अब इसकी नोटिंग कर दी, प्रिंटेड नोट उठा लेना, दोबारा इसको फिर से देख लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। बेहतरीन शब्द है सर्व, और कहां यूज कर रहे हो? सांप्रदायिकता में यूज कर रहे हो। आज भारत में कितनी जरूरत है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, इसका निवारण कैसे करोगे? बेहतरीन उपाय है सांप्रदायिकता के निवारण के लिए समाज में सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को प्रसारित किया जाना चाहिए। गांधी से निकाल रहे हो समाधान, नहीं तो अनाप शनाप समाधान लिखोगे, सतही समाधान लिखोगे। एक बेहतरीन समाधान है। एक तो कानून तो है ही कि कानून, सख्त कानून हो, उनको ठीक से लागू किया जाए अगर कहीं पे भी सांप्रदायिक हिंसा और ऐसी चीजें बढ़ रही हैं तो।
परंतु यह भी तो उपाय है। इस उपाय को क्यों नहीं लिखोगे? बेहतरीन उपाय है। एकादश व्रत में एक व्रत यह भी है, सर्व धर्म समभाव। सभी धर्मों में समभाव है, तो किसी भी धर्म को श्रेष्ठ और अन्य धर्म को निकृष्ट नहीं मानना चाहिए। कई लोग अपने धर्म को मानते कि मेरा धर्म वर्ल्ड का नंबर 1 और दूसरे धर्म एकदम खराब, उनको रहना नहीं चाहिए। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए वर्ल्ड का सबसे जो है वो खुशहाल देश कौन सा है, तो खुशहाल देश में नंबर 1 फिनलैंड आ रहा है। तो जाके देखो फिनलैंड में कौन सा धर्म मानते हैं वो लोग। वो तो जो भारत में जो सबसे बड़े 2 धर्म हैं उनमें से तो किसी को मानने वाले नहीं है वहां पर, और वहां के लोग ज्यादा खुश हैं। भाई खुश क्यों है वहां पे? वो तो जो हम मानते वो तो मानते नहीं है, और जो दूसरा भारत में दूसरा बड़ा ग्रुप है वो भी नहीं मानते हैं वो, और वो वर्ल्ड के नंबर 1 खुश लोग हैं, खुशहाल लोग हैं। तो ये कई मुद्दे ऐसे उभरते हैं जो सोचने पे विवश करते हैं। धर्म जो है वो वास्तव में उसका जो मूल तत्व है वही प्रबल होना चाहिए। धर्म समाज में शांति लाए, प्रेम को बढ़ाए, आदर बढ़ाए, जो उसका मूल तत्व है, गरीबों की रक्षा करे, असहायों की मदद करे, ये वास्तव में रिलीजन का मूल तत्व है। परंतु रिलीजन का जो है ना ओरिजिनल चीज गौण हो गया है और दूसरी चीजें प्रबल हो गई है। परिणाम स्वरूप कठिनाई है, कट्टरता बढ़ रही है, जटिलता बढ़ रही है, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है, वैमनस्य बढ़ रहा है और विश्वास बढ़ रहा है समाज में। उसका काउंटर करना हो, उसका निवारण करना हो, तो गांधी के सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को प्रसारित करना चाहिए। क्लियर? इज इट क्लियर? जाके देखना फिनलैंड है कि भूटान है, बोलना कि फिनलैंड है कि भूटान है। तो जाके देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, देखना कौन है, देख लेना आप, कोई दिक्कत हो रही है। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो क्लियर। तो अभी देखो जो टॉपिक हम लोगों ने देखा, देखो अभी हम लोग इस टॉपिक में थे, देखो हम लोगों ने देखा मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, ये देख लिया हम लोगों ने। इसके निर्धारक तो निर्धारक में हमने देखा कानून निर्धारक है, समाज निर्धारक है, धर्म निर्धारक है, परिणाम निर्धारक है, अंतरात्मा भी निर्धारण करती है, इस साधन और साध्य से भी विवेचना हो गई। तो निर्धारक हमने देख लिया। उसके बाद है और परिणाम पे जा रहे हैं हम। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम। तो इसमें देखने में तो छोटा छोटा शब्द लग रहा है, बट हम एक एक शब्द को लेकर चल रहे हैं। सार तत्व क्लियर, इसके निर्धारक क्लियर। अब हम लोग आ रहे हैं परिणाम पे। जब परिणाम देख रहे हैं तो नीति शास्त्र के आयाम देखेंगे, फिर निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका देखेंगे। उसके बाद ये एक नया टॉपिक मानवीय मूल्य शुरू होगा। तो हम क्रमिक रूप से एक एक शब्द को लेकर चल रहे हैं, ध्यान देना। पहला पॉइंट क्लियर, मानवीय क्रियाकलापों में सार तत्व, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का निर्धारक। और अब तीसरा लिख रहे हैं, नोट करोगे, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम। ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम। लंबा लंबा डायलॉग जो लिखते हो ना ऊपर में, लव लेटर, उसको पढ़ना भी मुश्किल काम है, तुरंत निकल जाता है ऊपर से। जब तक पढ़ने का मैं फोकस करूं निकल गया। देखो आंसर लिखने का यह है कि जिस प्रश्न को मैंने डिस्कस कर दिया, मान लो हमने
क्या सभी मनुष्य सुख चाहते हैं? तो एक तो मैंने डिस्कस कर दिया, दूसरा मैं मॉडल आंसर दे दूंगा, तीसरा आप घर पे बैठकर लिखोगे और फ्री हैंड एक दो बार जो मॉडल आंसर देंगे उसको एक बार दो बार रीड करोगे, फिर हटा के लिखोगे, देखना कितना लिख पाते हो। देखो होता क्या है, जब हम किसी सवाल को लिखते हैं तो कई लोग सोचते हैं हम पहली बार में ही एकदम जानदार लिख दें, पहली बार में। ऐसा कैसे हो सकता है? शुरुआत में हो सकता है आप 50 शब्द लिखो, 60 शब्द लिखो, आधा अधूरा लिखो, गलती करोगे, और जब बार बार गलती करोगे, सुधारोगे, इस प्रक्रिया से आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि एकदम लेवल पे लिखना शुरू करोगे। कई लोगों को शुरुआत में ही लगता है कि सर लिख नहीं पाते। अरे जिंदगी में कितनी बार लिखे हो फ्री हैंड, लिख नहीं पाते हैं। अरे लिखने की प्रैक्टिस तो करो, थोड़ी कठिनाई होगी, दर्द होगा, तनाव होगा, वो सब पार्ट है इसका सीखने का। और आप सोचोगे पहली बार में ही हम एकदम जानदार लिख दें कि एकदम आईएएस बन जाए, ऐसा कैसे होगा? आज तक कभी फ्री हैंड कलम नहीं चलाए हो, जब भी लिखना था किताब को देख के या रट के लिखे हो, तो अब तो नया एफर्ट करना पड़ेगा ना आप सबको। तो आप एफर्ट करो, लगे रहो। एक बार गलती होगी, दोबारा गलती होगी, तीबारा गलती हो, 20-30 सवाल थोड़ा एवरेज टाइप से लिखोगे, कम लिखोगे। मैं कहूं 150 शब्द में लिखो, आप हो सकता है 60-70 शब्द में आप कलम रुक जाए, ये संभव है। बट उसी में लगातार लगे रहना है, धीरे धीरे करते रहना है, कुछ कुछ अपने को अपडेट करना है। ये प्रोसेस है, आपके माइंड की प्रोसेसिंग होनी जरूरी है। फिर एक ऐसा समय आएगा समय कि आप आराम से 150 शब्द लिखोगे बिना तनाव के। बट शुरू में तो दिक्कत होगी, ये मान के चलना। पहली बार पढ़ो और अभी नए नए हो और सोचो कि हम एक ही बार लिख दें कि आईएएस ही बन जाए, ऐसा थोड़ी होता है। टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं सपोर्ट कर रहा हूं आपको। जैसे मान लो जो हमने टॉपिक पढ़ाया, हमने प्रश्नों को डिस्कस किया, फिर मैंने एक मॉडल आंसर दे दिया। मॉडल आंसर डिस्कशन देखो, मॉडल आंसर देखो, फिर थोड़ा लिखने का प्रयास करो। एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। जब आप 50-60 सवाल को लिख लोगे ना, फिर आप स्तर को प्राप्त करने लगोगे। शुरू में तो एक दो बेड़े अपवाद तो हर एक जगह होते हैं। कोई अपवाद टाइप का आदमी हो सकता है, कोई हो जो पहली बार में चौका छक्का मारना शुरू कर दे। अदरवाइज थोड़ा धीरे धीरे करते करते आप लिखने की स्थिति में आ जाओगे, एफर्ट करोगे। और जब आप लिखो तो अपने आंसर शीट से मिलाओ, जो मैंने मॉडल आंसर दूंगा मैं, कि हाँ अगर उसका 50, 60, 70% लिख रहे हो, इसका मतलब ठीक डायरेक्शन में है। 100% लिखने से बचना है, नहीं तो रटना पड़ेगा। फिर तो अपनी समझ एक विकसित कर लो कि हाँ ऐसे लिखना है। हम कई प्रश्नों का आपको मॉडल आंसर दे देंगे, उससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। नोट करोगे। तीसरा बात, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का परिणाम लिखोगे। मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का परिणाम। देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ है एसेंस, डिटर्मिनेंट्स। एसेंस हमने देख लिया, डिटर्मिनेंट्स हमने देख लिया, एंड कंसिक्वेंसेस, आउटकम, रिजल्ट, कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। तो परिणाम का मतलब कंसिक्वेंसेस। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के परिणाम। अच्छा मंतव्य नहीं करा, अच्छा मंतव्य का देख लो, थोड़ा शॉर्ट में देख लो। ये बताओ, आप कोई कर्म कर रहे हो और आपका जो मंतव्य है, मंतव्य का मतलब भीतर में जो आपकी जो सोच है, मन में जो विचार कर रहे हो, ये भी डिसाइड करता है कि कर्म सही है कि गलत है। मान लो अब आपका मंतव्य है कि मैं रोगी की जान बचा दूं, इनडायरेक्टली कर चुके हैं, और फिर भी रोगी बच नहीं पाता, तो आपका मंतव्य तो अच्छा था ना। मंतव्य अच्छा था तो इसका मतलब आपका कर्म अच्छा माना जाएगा, आपका इंटेंशन तो ठीक था ना। मान लो अब दूसरे को बचाने के लिए जा रहे हो और खुद ही फिसल के गिर गए,
तो आपका मंतव्य तो ठीक था ना कि दूसरे को बचाना है, और फिर आपसे गलती हो जाए तो हम आपको दंडित थोड़ी करेंगे। कहा जाए कर्म तो आप अच्छा कर रहे होते, थोड़ा सतर्कता के साथ और करते। तो आप किस मंतव्य के साथ, जैसे मान लो आपका मंतव्य है, सोच ये है कि हम सामने वाले को हिट कर दें, मार दें, और आपने 5 का सिक्का चलाकर मारा उसको, तो आपका मंतव्य तो खराब था। इसका मतलब आपका कर्म जो है ना अनुचित है, भले ही रिजल्ट अच्छा निकल जाए। तो कई बार हमारा जो मंतव्य है वो भी निर्धारित करता है कर्म उचित है कि अनुचित है। अगर आपकी सोच ठीक नहीं है तो वो कर्म भी खराब माना जाएगा, जो गलत सोच के साथ आप काम कर रहे थे। ठीक है, रिजल्ट को फिर नहीं देखना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये मंतव्य छोटा सा पार्ट है, उसको केवल समझने वाली बात है, उस पर बहुत अधिक रिसर्च नहीं करना है। क्लियर है? सारे लोग बोलो क्लियर है? इज इट क्लियर? बोल तो लो सारे लोग, इज इट क्लियर? ओके। अब लिख रहे हैं मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम। देखो जितने इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सब आ जाएंगी क्लास में। मंतव्य या सोच थोड़ा पढ़ोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये कोई जटिल और कठिन पार्ट नहीं है। क्लियर? ओके। देखोगे परिणाम, अब ध्यान देना, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम। देखो अपने सिलेबस में मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम, ये है सिलेबस में, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम। तो देखो नीति शास्त्र में जब हम जाते हैं और नीति शास्त्र में हम मानवीय क्रियाकलापों की बात करते हैं, और जब मानवीय क्रियाकलाप की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कौन सा क्रियाकलाप उचित है, कौन सा क्रियाकलाप अनुचित है। आप ये बताओ कि जब यदि क्रियाकलाप उचित होगा तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। अगर उचित क्रियाकलाप हो, अच्छा क्रियाकलाप है, तो परिणाम भी अच्छा निकलेगा। और अगर अनुचित क्रियाकलाप है, बुरा कर्म है, तो इसका परिणाम भी बुरा निकलेगा। परिणाम भी क्या निकलेगा? बुरा निकलेगा, अनुचित निकलेगा। तो ध्यान देना, परिणाम जो पढ़ना है, परिणाम या तो अच्छा हो सकता है मानवीय क्रियाकलापों का, या फिर बुरा हो सकता है। दूसरे शब्दों में या तो उचित बढ़िया परिणाम निकल सकता है, या कोई खराब परिणाम निकल सकता है। तो अच्छा काम करेगा तो अच्छा परिणाम निकलेगा, और अगर मानवीय क्रियाकलाप गलत हो रहा हो तो गलत परिणाम निकलेगा। तो जब हम परिणाम देखेंगे तो 2 भागों में बांटेंगे, अच्छा परिणाम और दूसरा गलत परिणाम। कभी कभी उल्टा भी हो तो वो अलग बात है, एक्सेप्शनल केस में अलग हो। ध्यान देना, अच्छा परिणाम हो सकता है या गलत परिणाम हो सकता है। परिणाम कितने टाइप का होगा, या तो अच्छा या फिर बुरा। अब इसी चीज को देखते हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में तो केवल ये शब्द लिखा है परिणाम, तो हम अब इसको परिणाम शब्द को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाएंगे। जैसे मान लो हम सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, हम कई क्षेत्रों में बांटेंगे और देखेंगे मानवीय क्रियाकलाप का परिणाम क्या निकलता है। अब खुले दिमाग से केवल बताओ, केवल हम ठीक से सोच लेंगे तो उत्तर को निकाल सकते हैं। मेरी बात, एक लिख रहा है, मेरी बात कोई नहीं सुनता है। तो तुम भाई बात क्यों सुने कोई तुम्हारी? दिल से बोलो, सारे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। इतना दर्द के साथ लिख रहा है मेरी बात कोई नहीं सुनता है। तुम्हारी बात तो कई टाइप की निकलती होगी दिल से, और सारे लोग तुम्हारे बात सुनने के लिए थोड़ी है। कितने दर्द भरे तरीके से लिख रहा है मेरी बात कोई नहीं सुनता है, मतलब लग रहा है असहाय है, एकदम अकेला पड़ा हुआ है। बोलो दिल से बात बोलो, क्या कौन सी बात है, मैं सुन लूंगा। सुनना तो मुश्किल का, मैं देख लूंगा कि तुम जो लिखे हो। दर्द भरे नगमे लिख रहा है, मेरी बात कोई नहीं सुनता है। कितना इसके भीतर
दर्द भरा हुआ है। वो अचानक मेरी नजर पड़ गई, थोड़ी हताश और निराश टाइप में लग रहा है कि है, तो इस टाइप से मत भरो कि मेरी बात कोई नहीं सुनता है। अभी सुनाने के लिए नहीं बैठो, अभी सुनने के लिए बैठो। अच्छे से जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो, मनन करो, आईएएस बन जाओगे। बहुत लोग बन गए, ध्यान देना। ठीक है, सॉरी। तो ध्यान देना, आप अपने से सोचो कि अगर हम सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसको हम लोग अलग से चार्ट बना के देख लेंगे, तो सामाजिक क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो उसका परिणाम तो अच्छा आएगा, परिणाम। और अगर सामाजिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति बुरा काम कर रहा है, बुरा क्रियाकलाप, तो उसका परिणाम भी बुरा आएगा। तो हम लोग इस तरीके से बांट देंगे कई एरियाज में। मान लो सामाजिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति बुरा काम करेगा तो उसका रिजल्ट बुरा आएगा, तो क्या क्या परिणाम निकलेगा, बुरा परिणाम, ये बता देंगे यहां पर। क्या क्या अच्छा परिणाम निकलेगा अच्छा कर्म करने पर, वो यहां बता देंगे। तो परिणाम शब्द बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। हमारे सिलेबस में पढ़ना है मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम। तो अगर धार्मिक क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे तो राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा परिणाम आएगा। अगर हम सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, और अगर हमने बुरा काम किया तो बुरा परिणाम आएगा। तो परिणाम दो ही तरीके का हो सकता है, या तो अच्छा परिणाम आए या फिर बुरा परिणाम आए। तो आप सोचो, अगर सामाजिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति बुरा काम कर रहा हो तो क्या परिणाम निकलेगा, दसियों पॉइंट्स आएंगे। अगर गलत कर्म हो रहा है, ठीक है, देखो आज मैं सारे लोगों को प्रयास करूंगा कि शाम तक नोट्स मिल जाए और जो हमने सवालों को डिस्कस किया है उसका मॉडल आंसर मिल जाए। मैंने बोल दिया है तो उसको बिल्कुल उपलब्ध रहेगा। इस पाठ की मेरी जिम्मेदारी है, वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। गुड डीड्स गुड कंसिक्वेंसेस, गुड डीड्स गुड कंसिक्वेंसेस, बैड डीड्स बैड कंसिक्वेंसेस। बुरा काम बुरा फल, बुरा परिणाम, अच्छा कर्म अच्छा परिणाम। सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश किया, अगर बुरा काम हो रहा हो तो क्या होगा, लिंग भेद होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, जाति भेद होगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, यौन उत्पीड़न की घटनाएं होंगी, बुरा रिजल्ट ये सब आएगा बुरे कर्म का। असमानता बढ़ेगी, अन्याय बढ़ेगा, स्वतंत्रता घटेगी समाज में, समाज में स्वच्छता घटेगी। बुरा काम करेंगे तो स्वच्छता घटेगी, समानता और स्वतंत्रता घटेगी, न्याय घटेगा समाज में। और अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा समाज में, समाज में अच्छा काम करेंगे ना, अच्छा रिजल्ट आएगा, स्वच्छता बढ़ेगी, ये सुनो, समानता बढ़ेगी समाज में, न्याय बढ़ेगा समाज में, लिंग समानता होगी। अच्छा काम करेंगे तब ना होगा लिंग समानता। ये सुनो, महिला सशक्तिकरण होगा, अच्छा काम करेंगे तो महिला सशक्तिकरण, अच्छा रिजल्ट है, महिला सशक्तिकरण होगा। बोलो, बुरा काम करेंगे तो और भेदभाव बढ़ेगा समाज में, नाना प्रकार का शोषण बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। समाज में अव्यवस्था बढ़ेगी बुरा काम करेंगे तो केवल खुले दिमाग से लिखा जा सकता है अच्छे काम का अच्छा परिणाम। और अपने सिलेबस में शब्द आया है परिणाम। अब इस शब्द को लेकर हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक, पर्यावरणीय, जितने जीवन के पक्ष है सारे पक्षों में प्रवेश कर जाएंगे एक एक करके। और हर एक पक्ष में देखेंगे अच्छा परिणाम बुरा परिणाम। बुरा परिणाम कब, जब उस क्षेत्र में बुरा काम करेंगे। अच्छा परिणाम कब, जब सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। अगर समाज में अच्छा काम करो तो स्वच्छता बढ़ेगी, समाज में समानता बढ़ेगी,
न्याय बढ़ेगा, लिंग समानता होगी, महिला सशक्तिकरण होगा, सब बातें होने लगेंगी। दिक्कत क्या है इसमें? ये सोनो बोले, ये सोनो एक लिख रहा है आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, अच्छी बात है, बिहार से हो तो अच्छी बात है। यूपी भी लिख देते तो मुझे पता थोड़ा ही चलता कि बिहार से हो कि यूपी से हो। ये लिखने की जरूरत क्या है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं? मतलब कुछ विशिष्ट जानकारी मुझे देना चाहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। ये अद्भुत जानकारी है जो कि मैं पढ़ा रहा हूं कुछ और, ये लिख रहा है मैं बिहार से हूं। अब लंदन से हो जाओ, पढ़ लो, फायदा मिलेगा, क्या दिक्कत है? मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे और लिख रहा है मैं बिहार से हूं। तो बिहार में लिंग भेद भी है, जाति भेद भी है, बहुत है, स्वच्छता की स्थिति ठीक नहीं है, ये सुनो, कई सारी चीजें हैं, वो भ्रष्टाचार की भी स्थिति है, महिला सशक्तिकरण भी तेज गति से हो रहा है, बहुत सारी महिलाएं वहां दरोगा बन रही हैं, सबसे तेज गति से महिलाएं दरोगा बिहार में ही बन रही हैं, ये ध्यान देना। तो लिंग समानता भी हो रही है, बट इसके साथ साथ वो भी चीजें हो रही हैं। तो दिखा दोगे बिहार में कहां कहां है? मगर ऐसे दिखाना नहीं है बिहार में, आपको तो ओवरऑल दिखाना है, सामाजिक क्षेत्र में अच्छा परिणाम और सामाजिक क्षेत्र में बुरा परिणाम। और ऐसा करके आप लिख सकते हो। जैसे मान लो धार्मिक क्षेत्र में गए, तो धार्मिक क्षेत्र में बुरा काम करोगे तो क्या होगा? अंधविश्वास बढ़ेगा, कट्टरता बढ़ेगी, सांप्रदायिकता बढ़ेगी, धार्मिक हिंसा होगी, वैमनस्य होगा। कैसा काम करने में? बुरा काम। कहां पे? धार्मिक क्षेत्र में। अच्छा काम करेंगे धार्मिक क्षेत्र में तो अच्छा परिणाम, सर्वधर्म संभाव होगा, धार्मिक सहिष्णुता होगी, परस्पर सामंजस्य होगा, शांति और व्यवस्था होगी, हो गया काम। राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम करोगे तो क्या होगा? लोकतंत्र सफल होगा, सुशासन होगा, पंथ निरपेक्षता सिद्ध हो जाएगी। बोलो। और गलत काम करोगे राजनीतिक क्षेत्र में, भाई भतीजावाद होगा, भ्रष्टाचार होगा, इत्यादि इत्यादि लिख दोगे। तो हम इसको, चूंकि सिलेबस में दिया हुआ है परिणाम, ये शब्द आया है, और मानव के कर्मों का परिणाम, तो मानव के कर्म तो विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में होगा। आर्थिक क्षेत्र में बुरा काम करोगे तो करप्शन बढ़ेगा, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, घूसखोरी, नाना प्रकार की खोरी बढ़ेगी। और अच्छा काम करोगे आर्थिक क्षेत्र में, समावेशी विकास होगा, सतत विकास होगा, ये सारी चीजें होंगी। बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी, अच्छा काम करने पे होगा ये सब आर्थिक क्षेत्र में। तो हम एक शब्द को, परिणाम को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाएंगे और उन क्षेत्रों में अच्छा परिणाम और बुरा परिणाम दिखा देंगे, तो फिर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हम इस तरीके से चलेंगे तो पूरा टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले था सार तत्व, दूसरा था निर्धारक, और तीसरे पार्ट में। तो कल हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ये वाले पार्ट को, ये जो निर्धारक वाला पार्ट है, ये परिणाम वाला पार्ट, और परिणाम के पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम नीति शास्त्र के आयाम पे आ जाएंगे। संदर्भ को देखना, हम सारे पार्ट में पहले घुमा देंगे, 7-8 पार्ट में क्या क्या प्लस और माइनस होगा देख लेंगे, और जब ये पार्ट हो जाएगा तो हम लोग कल इसमें प्रवेश करेंगे नीति शास्त्र के आयाम में। अभी हम लोग यहां पर हैं, ध्यान देना, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, ये नंबर 1 हो गया। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के निर्धारक, दूसरा हो गया। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम, ये तीसरा हो गया। अभी थर्ड पार्ट में है हम लोग, इतनी बारीकियों के साथ। और देखो हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल है, बट अंग्रेजी में देखो, ये देखो, कंसिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, और लास्ट वाला है कंसिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। तो जब यहां पे परिणाम दिया हुआ है तो इसको पढ़ेंगे कैसे? मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का, और का के बाद जोड़ देंगे परिणाम। ध्यान देना, ऐसे आपको रीड करना है। कई लोगों को रीड करने में दिक्कत है इसको,
तो शेष पक्षों को हम लोग कल देखेंगे। कल हम लोग पहले इसका चार्ट बना लेंगे, 2 पेज में चार्ट बन जाएगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, पारिवारिक, प्रशासनिक भी देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देख लेंगे। अच्छा काम करेंगे तो पंचशील की अवधारणा उभरेगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर गलत काम होगा तो विभिन्न देशों के बीच संघर्ष होगा, युद्ध होगा, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति प्रबल हो सकती है। वो देख लेंगे हम लोग कल। तो कल शेष पक्षों को देखेंगे। थैंक यू।